बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने आप लोगों के कोर्स के कुछ यूनिट्स कवर कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम आप लोगों के कोर्स का एक और यूनिट 3 जो कि फैमिली सेंटर केयर पे है, ये स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो लेक्चर के साथ इसका जो पार्ट ए है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, फैमिली सेंटर केयर किसे कहते हैं? तो लिखा है कि फैमिली सेंटर केयर इज़ एन अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल फैमिलीज़ नीड्स एंड वैल्यूज़। यानी जो फैमिली सेंटर्ड केयर होती है ये एक ऐसी अप्रोच है हेल्थ केयर की, ये भी हेल्थ केयर है, इसमें हम हेल्थ केयर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसमें हम सिर्फ इंडिविजुअल के नीड्स को ही नहीं बल्कि जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, उसकी सारी फैमिली को एज ए होल लेके उसके सारे नीड्स और उसके जो वैल्यूज़ है फैमिलीज़ के, तो उनके लिए हम रिस्पेक्टफुल भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। यानी सारी फैमिली को हम मिला के केयर प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल के फैमिलीज़ को। तो इसको कहा जाता है फैमिली सेंटर्ड केयर। यानी उसमें जितने उनके ट्रेडिशंस वगैरह है, जितने उनके कल्चर्स वगैरह है, उन सब की हम रिस्पेक्ट करते हैं और एज ए फैमिली लेके, एज ए होल फैमिली लेके उसको केयर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो केयर प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल के फैमिलीज़ के नीड्स और वैल्यूज़ को रिस्पॉन्सिव होते हुए, रिस्पेक्टफुल होते हुए, तो ये कहलाती है फैमिली सेंटर्ड केयर। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस यूनिट के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या आप लोग इस एबल होंगे कि इसके बाद आपको उन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो आप फैमिली को डिफ़ाइन कर सकोगे, फैमिली के फंक्शंस को बयान कर सकोगे, फैमिली के टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता होंगी, फैमिली मेम्बर्स के डिफरेंट रोल्स आप लोगों को मालूम होंगी। इसके अलावा फैमिलीज़ के लिए जो चैलेंजेस आती हैं वो आप लोग जान पाएंगे, और फिर उन चैलेंजेस से डील करने के लिए जो टिप्स वगैरह होते हैं, कोपिंग के लिए जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह होते हैं, वो भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा आप लोग इस यूनिट के एंड के बाद इस एबल होंगे कि एक पीसफुल और हैप्पी फैमिली लाइफ आप लोग इंश्योर कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स है फैमिली पावर के, डिसीजन मेकिंग के, फैमिली बाउंड्रीज़ के, वो भी आप लोगों को मालूम होंगी। और जो स्ट्रेसर होती है आउटसाइड द फैमिली और इनसाइड द फैमिली, वो आप लोगों को मालूम होंगी कि कौन कौन से स्ट्रेसर होते हैं। और फिर उन स्ट्रेसर के साथ जो कि कोपिंग मैकेनिज़्म है आप लोगों का कि अपनी फैमिली के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए किस तरीके से आप लोग उन स्ट्रेसर के साथ कोप करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मालूम होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, फैमिली क्या है? फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 or more persons related by birth, marriage or adoption who reside in the same household, or a group who love and care for each other. फैमिली क्या है? फैमिली एक ग्रुप है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जिनकी आपस में जो रिलेशन है या तो वो बर्थ की वजह से हैं, यानी बर्थ मीन्स के एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे हो गए, तो बच्चों की जो रिलेशन है अपने पेरेंट के साथ वो बर्थ के थ्रू उनकी रिलेशन है कि वो उनसे पैदा हुए हैं, वो उनके माँ बाप हैं। इसके अलावा भाई बहन की जो आपस में रिलेशन है वो भी थ्रू बर्थ रिलेशन है कि वो जो है एक ही खून से वो पैदा हुए हैं, उनकी जो है वो ब्लड रिलेटिव्स है एक दूसरे के। इसके अलावा फैमिली ऐसे बंदों में भी हो सकती है जो कि ब्लड रिलेटिव्स ना हो बल्कि वो लीगल एक रिश्ता बनाए, यानी मैरिज वो करे, और मैरिज करने के बाद जब 2 पर्सन जो है उनका ग्रुप बन जाता है हस्बैंड वाइफ का, तो वो भी एक फैमिली कहलाता है। या फिर अगर लीगली एडॉप्शन की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है और उसने अपने लिए बच्चा जो है वो एडॉप्ट किया है, लीगली एडॉप्ट किया है उसे, तो वो जो लीगली एडॉप्ट किया हुआ बच्चा और वो बंदा है वो भी एक फैमिली कहलाती है, जो कि एक ही घर के अंदर रहते हो और उनका ऐसा ग्रुप हो जो कि एक दूसरे के लिए केयर करते हो, लाव रखते हो, तो वो कहलाती है फैमिली। Family is a social group characterized by common resistance, economic cooperation and reproduction. Family क्या है? एक सोशल ग्रुप है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि उनकी कॉमन रेजिडेंस है, यानी रिहाइशगाह जो है वो उनकी कॉमन होती है।
इकोनॉमिकली कोऑपरेशन करते हैं वो एक दूसरे के साथ, और रिप्रोडक्शन भी वो करते हैं। तो वो इनके कुछ फैमिलीज़ के ये कुछ जो है वो कामन उनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि फैमिली के कामन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन कौन से इंक्लूड है। तो कामन रेजिडेंस उनकी होती है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन उनकी होती है, और रिप्रोडक्शन वहाँ पे होती है। इट इंक्लूड्स ऑफ बोथ सेक्सेस एट least two of whom maintain a socially approved sexual relationship and one or more children। यानी इसमें दोनों जेंडर जो है वो इन्वॉल्व है कि एटलीस्ट 2 लोग हो और उन्होंने सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम किया हो, और वो उनके एक या एक से ज़्यादा बच्चे हो, तो फिर वो उनकी क्या कहलाती है, वो उनकी एक फैमिली कहलाती है। Family is a social group whose members are bounded by legal, biological or emotional ties or a combination of all three। फैमिली एक ऐसी सोशल ग्रुप है जिसमें उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ लीगल, बायोलॉजिकल या इमोशनल टाइज़ के थ्रू वो बांधे होते हैं। टाइज़ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? टाइज़ कहते हैं ताल्लुकात को। तो एक ऐसा ग्रुप, सोशल ग्रुप के जिसके जो मेंबर्स है वो या तो कुछ लीगल ताल्लुकात के थ्रू या बायोलॉजिकल, लीगल ताल्लुकात किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अभी एडॉप्शन की बात आ गई तो वो लीगल ताल्लुकात है। अगर मैरिज की बात हुई तो मैरिज भी एक लीगल ताल्लुक है। तो इस या तो लीगल उनमें कोई वो रिलेशन होती है, रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, या बायोलॉजिकल होती है। बायोलॉजिकल फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन जो है उनका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है कि वो उनसे पैदा हुए हैं, उनका खून है। या फिर इमोशनल उनके जो है वो ताल्लुकात होते हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि जो फैमिली होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, चाहे वो मैरिज के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ वो फैमिली बन जाए या फिर बर्थ के साथ या फिर जो खूनी रिश्ते होते हैं, तो उनमें इमोशनल ताल्लुकात होते ही है, ये लाजमी बात है। और या फिर इस तरह भी हो सकता है कि इन सब की कम्बिनेशन हो, लीगल भी हो, बायोलॉजिकल भी हो, इमोशनल भी हो। तो ऐसे सोशल ग्रुप के जिसमें मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ लीगल, बायोलॉजिकल, इमोशनल ताल्लुकात के थ्रू बांधे हुए हैं, बॉन्डेड है, तो वो फैमिली कहलाती हैं। Family is a group of individuals who provide physical, emotional and economic support and assistance to each other। Family एक ऐसे individuals की ग्रुप है जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी और इकोनॉमिकली भी। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु लिव टुगेदर एंड कोऑपरेट एज ए यूनिट, के एक वो ग्रुप इंडिविजुअल्स का कि जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक यूनिट के जैसे, एक यूनिट के जैसे वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ए सेपरेट एंटिटी with its own structure, function and needs the most basic unit of society। क्रिस जॉनसन चाल्मर्स 1997। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये जो डिफिनीशन दी गई है कि ए सेपरेट एंटिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटिटी कहते हैं ए थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि एक सेपरेट एंटिटी है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसकी खुद की अपनी एक स्ट्रक्चर है, उसके खुद के अपने फंक्शंस है, रोल्स हैं, नीड्स है, और सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट होता है फैमिली। तो ये कहा था क्रिस जॉनसन चाल्मर्स ने 1997 को। तो ये बात आपने याद रखनी है, मे भी इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं। फैमिली फंक्शनिंग किसे कहा जाता है? बिहेवियर्स एंड एक्टिविटीज़ बाय फैमिली मेम्बर्स दैट मेंटेन एंड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली, इंडिविजुअल मेम्बर्स नीड्स एंड द सोसाइटी व्यूज़ ऑफ फैमिली। यानी वो बिहेवियर्स और वो एक्टिविटीज़ एक फैमिली के, उस फैमिली के लोगों के, जो कि जिन बिहेवियर्स, जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू उस फैमिली के नीड्स जो है वो पूरे होते हैं, उस फैमिली के जो जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उन सब के नीड्स पूरे होते हैं, और सोसाइटी में भी, सोसाइटी को भी कुछ जो है वो उस फैमिली की व्यू होती है, एक जो है उसकी अहमियत होती है उस फैमिली की। एक ऐसा फैमिली जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स के नीड्स को पूरा कर सके, वहाँ में ऐसा बिहेवियर, ऐसे एक्टिविटीज़ हो जो कि प्रोडक्टिव हो, उन सब के नीड्स पूरे हो, तो एक ऐसी फैमिली एक सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद फैमिली होती है। क्योंकि अगर एक सोसाइटी में अगर हर एक फैमिली ऐसी बन गई कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने नीड्स को ख़ुद पूरे कर रहे हैं, तो फिर वो सोसाइटी ही इंडिपेंडेंट सोसाइटी बन जाती है, वो एक जो है वो अच्छी सोसाइटी बन जाती है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। फैमिली हेल्थ क्या होती है? हाउ वेल द फैमिली फंक्शंस एज ए यूनिट।
is equal to health of each member plus how will they relate to each other members, how will they relate and cope with the community outside the family। यानी फैमिली हेल्थ जो है वो किस तरह आती है। तो फैमिली हेल्थ उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बेहतरीन होगा जब उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब हेल्दी हो, साथ में आपस में उनकी जो रिलेशन है वो भी अच्छे हो, और उनकी जो कोपिंग है और रिलेशन है अपने फैमिली से आउटसाइड उनके कम्युनिटी के साथ वो भी अच्छी हो। अगर कम्युनिटी के साथ उनकी कोपिंग, उनकी रिलेशन अच्छी है, आपस में उनकी रिलेशन, उनकी कोपिंग अच्छी है, वो एज ए यूनिट आपस में अच्छे से वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके फंक्शन कर रहे हैं, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि वो फैमिलीज़ जो है वो हेल्थी फैमिलीज़ हैं। लाइक पर्सनल हेल्थ इट रेंज ऑन ए कॉन्टिनम फ्रॉम वेलनेस टू इलनेस। जिस तरह पर्सनल हेल्थ के लिए हमने एक कॉन्टिनम रखा हुआ है कि वेलनेस से इलनेस की तरफ जाती हैं, यानी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनको अपनाने से वेलनेस की तरफ एक बंदा जो है उसका हेल्थ वेलनेस की तरफ जाता है, और कुछ ऐसे बिहेवियर्स अपनाने से इलनेस की तरफ उसका हेल्थ जाता है। उसी तरह फैमिलीज़ का भी एक कॉन्टिनम है कि ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जिनको अपनाने से वो वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, और ऐसे बहुत से लापरवाहियाँ हैं जिनको अपनाने से वो इलनेस की तरफ जा सकते हैं। refers to health status of a given family at a given point in time। यानी फैमिली हेल्थ जो है वो क्या है, फैमिली हेल्थ कहते हैं एक गिवन फैमिली को एक ख़ास पॉइंट, एक ख़ास गिवन टाइम के अंदर एक गिवन फैमिली की जो हेल्थ स्टेटस होती है उसको कहा जाता है फैमिली हेल्थ। फंक्शंस ऑफ फैमिली। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शंस दिए गए हैं। The primary function of the family is to perform several essential functions for the society। जो प्राइमरी फंक्शन होता है फैमिली का तो वो ये होता है कि वो अपने सोसाइटी के लिए एसेंशियल फंक्शन जो है वो सर अंजाम दे, परफॉर्म करे। अगर एक फैमिली अपने सोसाइटी के लिए एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं तभी जाके वो सोसाइटी जो है वो एक बेहतरीन सोसाइटी बन सकती है। It socializes children, it provides emotional support for its members and it provides its members with a social identity। तो अपने सोसाइटी के लिए जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक फैमिली अगर अपने बच्चों को सोशलाइज करे, अपने आपस के फैमिली मेम्बर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अगर एक सोशल आइडेंटिटी दे सके, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि एक फैमिली जो है वो एसेंशियल फंक्शन अपने सोसाइटी के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के अपने सोसाइटी के लिए एक फैमिली के जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो ये है कि अपने चिल्ड्रंस को सोशलाइज करना, और अपने जो मेंबर्स हैं उनको इमोशनल सपोर्ट देना, और उनको कुछ इस एबल बनाना कि उनकी सोशल आइडेंटिटी बन सके, उस मुआशरे में उनकी आइडेंटिटी बन सके, उसकी समाजी उनकी आइडेंटिटी बन सके, सोशल आइडेंटिटी। तो तब जाके वो फैमिली जो है वो एसेंशियल फंक्शन कर पा रहा है अपनी सोसाइटी के लिए। फेमस सोशियोलॉजिस्ट McKelver includes mainly 3 primary or essential function of a family, such as stable satisfaction of sexual needs, production and rearing of children, provision of a home। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे MCQs है, इम्पोर्टेंट MCQs, कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है मैकेल्वर, उन्होंने कहा हुआ है कि जो एसेंशियल फंक्शंस है, जो प्राइमरी फंक्शंस है वो सिर्फ 3 है। एक फैमिली के एसेंशियल फंक्शंस, एक फैमिली के प्राइमरी फंक्शंस सिर्फ 3 है। वो क्या है कि सेक्सुअल नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना, इसके अलावा दूसरा जो है वो बच्चों की प्रोडक्शन, उनकी परवरिश करना, और तीसरा जो है वो एक घर जो है वो प्रोवाइड करना, यानी अपनी फैमिली के लिए घर प्रोवाइड करना। फैमिली के लिए एक होम हो, बच्चे पैदा हो उसमें, और बच्चे जो है उनकी परवरिश हो, और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हो, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि वो फैमिली जो है उसके 3 जो प्राइमरी और एसेंशियल फंक्शंस है वो पूरे हैं। ये कहना था एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैकेल्वर का। और अंडर नॉन एसेंशियल और सेकेंडरी फंक्शंस मैकेल्वर ने जो सेकेंडरी फंक्शंस रखे हुए हैं फैमिली के लिए, जो उसने कहा हुआ है कि नॉन एसेंशियल फंक्शन भी होते हैं फैमिली के, जिनको सेकेंडरी फंक्शंस का नाम दिया हुआ है, वो कौन कौन से हैं कि एक फैमिली का रिलीजियस, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और हेल्थ रिलेटेड फंक्शंस भी हो। यानी
प्राइमरीली तो ये 3 है। और दूसरी बात ये कि सेकेंडरीली नॉन एसेंशियल जो फंक्शंस है वो ये है कि फैमिली ऐसा होना चाहिए कि उसमें रिलीजियस रिलेटेड फंक्शंस भी हो, रिक्रिएशनल तफरीक भी हो, एजुकेशनल फंक्शंस भी हो, इकोनॉमिक फंक्शंस भी हो और हेल्थ से रिलेटेड फंक्शंस भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इस स्लाइड से, इन चीज़ों से MCQs बन सकती हैं। Family also performs several cultural functions as well. Family perform a number of social functions. It teaches about social customs, traditions, norms, etiquette to the coming generation. अब देखिए स्टूडेंट्स के फैमिली के कुछ सेवरल कल्चरल फंक्शंस भी होते हैं और साथ में सोशल फंक्शंस भी होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक फैमिली ने अपने कल्चर को सस्टेन करते हुए जो है वो प्रोग्रेस करनी है और उसे सोशल फंक्शंस भी परफॉर्म करने हैं। वो सोशल फंक्शंस क्या होंगे कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको सोशल कस्टम्स जो है, उनके जो समाजी रीत रिवाज है, रस्म रिवाज है, वो सिखाते हैं। अपने ट्रेडिशंस के बारे में उनको सिखाते हैं। अपने जो नॉर्म्स होते हैं, उनके जो उसूल होते हैं, रूल्स होते हैं, वो बताते हैं। और इसके अलावा इटिक्वेट उनको सिखाते हैं। इटिक्वेट कहते हैं आदाब को। आदाब मीन्स इटिक्वेट बहुत सारे जगहों पे होते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस इटिक्वेट हो गया, या टेबल मैनर्स यानी खाना खाते वक्त जो आदाब अपनाए जाते हैं, जो प्रोफेशनलिज्म है, कम्युनिकेशन एटिक्वेट है। इसके अलावा मीटिंग एटिक्वेट है कि किसी के साथ मिल रहे हो तो किस तरह आदाब से मिलना है, कम्युनिकेशन करते वक्त प्रोफेशनलिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैमिली के फंक्शंस हैं, तो ये आपने याद रखनी है। इनसे भी MCQs उठाई जा सकती हैं। A family structure or family unit is the basic grouping of members in a family. Family structure या family unit जो है, यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसमें हम पढ़ रहे हैं structure और organization of a family, कि एक फैमिली की स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी होती है। तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या होता है? फैमिली स्ट्रक्चर या फिर हम इसको फैमिली यूनिट भी कह सकते हैं। ये फैमिली मेम्बर्स की एक बेसिक ग्रुपिंग होती है। एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास सीक्वेंस की उनकी जो ग्रुपिंग होती है वो कहलाती है फैमिली स्ट्रक्चर्स। Family structure include people who are considered part of the family, present members as well as important figures from the past and the quality of the relationship among them. Family structure में कौन कौन सी चीज़ें include है? इसमें ये इंक्लूड है कि जितने भी उस फैमिली के लोग जो है, जितने भी लोग उस फैमिली का हिस्सा है तो वो उसके फैमिली स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। उसके जो प्रेजेंट मेंबर्स जो कि अभी रिसेंटली रह रहे हैं वो लोग, और जो इम्पोर्टेंट फिगर्स पास से जो गुजर चुके हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं वो लोग, वो भी उस फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। और जो उनके दरमियान क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है कि कैसे रिलेशनशिप उनमें है, तो वो भी फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो आपने यहाँ पे याद रखनी है स्टूडेंट्स के फैमिली स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल पीपल हु आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फैमिली, पास्ट फिगर्स ऑफ द फैमिली एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। ये सारी चीज़ें जो है फैमिली स्ट्रक्चर में इंक्लूड हैं। Family structures are changing as well with the traditional two parents biological intact family giving way to single parent families, grandparent raising grandchildren and children living with extended families are in foster care situation. Family structure tradition के साथ चेंज भी हो सकते हैं, जैसा कि कुछ जो है वो टू पेरेंट बायोलॉजिकल इंटैक्ट फैमिली होती है जिसमें सिर्फ जो है वो टू पेरेंट ही होते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली हो सकते हैं, किसी भी वजह से जो है वो या तो उनकी डाइवोर्स हो चुकी होगी या फिर किसी एक की डेथ हो चुकी होगी, तो फिर इस तरह सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ बन सकते हैं। कभी कभार मदर और फादर दोनों नहीं होती, फादर और मदर दोनों जो है या तो उनकी डेथ हो चुकी होती है या फिर किसी वजह से उन्होंने बच्चों को छोड़ा हुआ होता है, तो फिर उस टाइम वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली कहलाती हैं। इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी होती हैं जिनमें बहुत सारे जो है फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं, जिसमें अंकल आंटीज़ वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर्स वगैरह ये सब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती हैं। और कभी कभार फोस्टर केयर सिचुएशन में भी होते हैं, तो वो उनकी फैमिली कहलाती है। फोस्टर मीन्स के जो मिल्क पिलाने वाली जो अम्मी होती है तो उसको फोस्टर मदर कहते हैं। तो इस तरह यानी उनका ख्याल करने के लिए, उनको जो है वो दूध पिलाने के लिए किसी दूसरे वुमेन को दिया जाता है, दूसरे लोगों को दिया जाता है, तो ऐसे में वो उसके फोस्टर केयर फैमिली कहलाएंगे।
टाइप्स ऑफ फैमिली में कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, स्टेप और ब्लेंडेड फैमिली है, चाइल्डलेस फैमिली है, एडॉप्टेड फैमिली है और ग्रैंड पेरेंट फैमिली है। इनको अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी डिफिनीशंस क्या है। न्यूक्लियर फैमिली, तो यहाँ पे आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के फैमिली जो है उसके कितने टाइप्स है, तो 7 टाइप्स है। न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली 3 हो गए, स्टेप ब्लेंडेड चाइल्डलेस फैमिली और एडॉप्टेड फैमिली 6 हो गए और ग्रैंड पेरेंट फैमिली 7, यानी 7 टाइप्स है फैमिली के, ये आपने याद रखने हैं। न्यूक्लियर फैमिली, a family consisting of a married men and women and their biological children। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है कि जिसमें एक मैरिड मैन और वुमेन हो और उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो, उनके खुद के चिल्ड्रन हो, यानी एक हस्बैंड, एक उसकी वाइफ और उनके खुद से पैदा हुए उनके खुद के बच्चे हो, उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, तो वो फैमिली कहलाएगी न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? 2 पीपल शेयर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोनों जो अम्मी अब्बू है दोनों जो है पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ मेल एंड फैमिली रोल मॉडल्स, तो ये जो पेरेंट होते हैं न्यूक्लियर फैमिली वाले पेरेंट, ये रोल मॉडल बन जाते हैं, मेल एंड फैमिली रोल मॉडल्स बन जाते हैं, इतने अच्छे तरीके से ये अपने फैमिली को रन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ओनली 1 पेरेंट एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम। इनमें से जाहिर सी बात है कि किसी एक को जो है वो ज़्यादातर बाहर रहना होगा, क्योंकि कमाई करनी होगी और कमाई करने के लिए, अर्निंग करने के लिए अगर दोनों बाहर चले जाएंगे तो फिर ये बच्चे जो है ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ बच्चे और माँ बाप है। तो इसीलिए इनमें से किसी एक पेरेंट को जो है वो ज़्यादा जो है मोस्ट ऑफ द टाइम घर में रहना होगा, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो MCQs के लिए आप यहाँ पे ये याद रखें कि न्यूक्लियर फैमिली की डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आपने याद रखनी है। मे भी डिसएडवांटेज जो है यहाँ से उठाई जा सकती है, क्योंकि एडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिंगल पेरेंट फैमिली इंक्लूड ओनली 1 पेरेंट, द मदर और फादर who lives with the children। single parent may be divorced, widowed or abandoned। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट फैमिली है तो इसमें या तो एक मदर होती है बच्चों के साथ, या तो फिर एक फादर होता है जो कि अपने बच्चों के साथ रहता है। सिंगल पेरेंट इसलिए बनते हैं या तो डाइवोर्स हो जाती हैं उनकी, या फिर विडो हो सकते हैं, किसी एक की डेथ हो जाती है, या फिर अबॉन्डेंट भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अबॉन्डेंट का मतलब ये है कि उनमें से कोई एक जो है वो हमेशा के लिए कम्प्लीटली जो है वो छोड़ के चला जाए। तो कम्प्लीटली अगर छोड़ के चला जाता है, परमानेंटली छोड़ देता है कोई एक पार्टनर, तो फिर इसको कहते हैं कि अबॉन्डेंट होना। एक्सटेंडेड फैमिली, extended family is made up of nuclear or single parent families plus other relatives such as grandparents, aunts, uncles and cousins। यानी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो बनती है न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ दोनों की आपस में जब मिक्सिंग हो जाती हैं, और साथ में दूसरे रिलेटिव्स जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, आंटीज़ अंकल्स होते हैं और कज़न्स होते हैं। तो ये सब अगर एक साथ मिल के रहते हैं, आंटीज़ अंकल्स कज़न्स ग्रैंड पेरेंट्स और न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली, तो ये फैमिली कहलाती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली के एडवांटेजेस क्या हैं? मोर टू हेल्प विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक दूसरे की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो आसानी होती है, सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है, मनी भी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है? रूम्स जो है वो कम पड़ जाते हैं, प्राइवेसी जो है वो लेस हो जाती है, क्योंकि रूम्स वगैरह कम पड़ जाते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो जो है प्राइवेसी का थोड़ा लेस प्राइवेसी होता है। डिफ़िकल्टी गेटिंग एलोन, और कोई बंदा जो है वो अगर तन्हाई में रहना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तन्हाई में नहीं रह पाता, क्योंकि इधर उधर लोग इतने सारे फैले होते हैं तो वो एलोन नहीं बैठ सकता। तो बस यही इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ब्लेंडेड फैमिली, a family in which both spouses have children from previous relationships, both parents have children from a previous relationship। यानी ब्लेंडेड फैमिली या फिर इसको स्टेप फैमिली भी कहा जाता है। ये एक ऐसी फैमिली होती है कि जिसमें दो जो स्पाउसेस होते हैं
या हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो उनके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चे होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ातून है तो उसकी पहले शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं, और उसका जो हस्बैंड है वो वफ़ात पा जाता है या उसकी डाइवोर्स हो जाती हैं, तो वो बच्चे जो है अपने साथ रख लेती है और फिर वो दूसरी शादी करती है। जब दूसरी शादी करती हैं तो अब इसका जो हस्बैंड इसके साथ रह रहा होगा तो उसके लिए ये बच्चे उसके बच्चे नहीं होंगे बल्कि उसके बीवी के बच्चे होंगे, यानी उसकी बीवी के प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चे होंगे। तो इस किस्म की जो फैमिली होती हैं, इसी तरह वाइस वर्सा मेल के लिए, अगर मेल की शादी हुई हो, उसके बच्चे हो और उसकी बीवी की वफ़ात हो जाए, वो दूसरी शादी कर ले और वो उसके पहले बीवी के जो बच्चे हैं वो उसके घर में हो और दूसरी बीवी ले आए, तो वो उस बीवी के लिए उसके बच्चे नहीं बल्कि उसके हस्बैंड के बच्चे होते हैं। तो ऐसी फैमिली को कहा जाता है स्टेप फैमिली या फिर ब्लेंडेड फैमिली। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडल्ट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी एडल्ट्स होते हैं, वो बच्चे भी इतने बच्चे नहीं होते, वो एडल्ट्स होते हैं, तो इसीलिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करते हैं और जो वो दोनों जो बंदे होते हैं हस्बैंड वाइफ, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरा अपने साथ वो शेयर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो हस्बैंड के बच्चे हैं और बीवी जो है वो नहीं आ गई, उसके नहीं है, उसके हस्बैंड के है, तो वो उसके हस्बैंड के जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखना स्टार्ट कर लेती है। यानी अपने हस्बैंड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उसके साथ शेयर करती है, वो भी उसकी मदद करती है उसमें एज ए एडल्ट। तो फिर जो है ये कहलाती है एडल्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एडल्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो कौन से फैमिली की एडवांटेजेस है। तो आपको याद हो कि ये ब्लेंडेड फैमिली की एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस, नीड मोर पेटियंस, ज़्यादा पेटियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि हस्बैंड के बच्चों को बर्दाश्त करना, उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चों को, या फिर बीवी के बच्चों को अपनाना उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बच्चों को, तो ये बहुत मुश्किल बात होती है। इसीलिए ज़्यादा पेटियंस की ज़रूरत होती है और इस न्यू रोल के साथ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। Childless adopted and grandparent family. Childless family. In this type of family, the couples either do not or did not want to have any child. ये ऐसी फैमिली होती है चाइल्डलेस फैमिली के जिसमें या तो कपल्स के बच्चे हो नहीं रहे होते हैं, नेचुरली नहीं हो रहे होते हैं, या फिर वो खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे हो। तो ऐसे जो फैमिलीज़ होते हैं वो चाइल्डलेस फैमिलीज़ कहलाते हैं, जिनमें बच्चे नहीं होते। एडॉप्टिव फैमिली, a family where one or more of the children has been adopted. Any structure of family may also be an adoptive family. यानी अब कोई भी जो है एक ऐसी फैमिली के जिसमें एक या एक से ज़्यादा बच्चे जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो एडॉप्टिव फैमिली कहलाती है। और दूसरे जो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है वो भी एडॉप्टिव फैमिली हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूक्लियर फैमिली है और उन लोगों ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, तो वो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एडॉप्टिव फैमिली हो सकती है। चाइल्डलेस फैमिली है, उन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, तो वो भी एडॉप्टेड फैमिली जो है वो हो सकती है। Grandparent family, a family with grandchildren and no parent present in the intervening generation. यानी एक ऐसी फैमिली की जिसमें पेरेंट प्रेजेंट ना हो इंटरवीन करने के लिए, ख्याल रखने के लिए अपने जनरेशन का, और पेरेंट्स या तो उनकी वफ़ात हो चुकी होगी या फिर वो छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं हैं और ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो फिर ये फैमिली कहलाती है ग्रैंड पेरेंट फैमिली। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें पैट्रन्स ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के पैट्रन्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है किन। किन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो आप लोगों को पता है किन कहते हैं रिश्तेदार को, यानी ख़ास करके जो खूनी रिश्ते होते हैं तो उनके लिए किन लफ्ज़ यूज़ की जाती हैं। People who are related by common ancestry or origins, most often blood relation. यानी वो लोग जिनकी आपस में रिलेशन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से, कॉमन ओरिजिन की वजह से है। एंसेस्ट्री मीन्स के एक ही ख़ानदान के वो है, या एक ही नस्ल के है, या एक ही ओरिजिन के है। ख़ास तौर पे जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो कहलाते हैं किन। किन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है कि जिसमें खून के रिश्ते इन्वॉल्व हैं। फैमिली, a group of kin who live together and function as an ongoing cooperative unit for economic and other purposes. फैमिली की डिफिनीशन लिखी है कि
फैमिली को डिफ़ाइन ही हम इस तरह करते हैं कि जिसमें ग्रुप ऑफ किन हो, खून के रिश्तों का एक ग्रुप हो कि जो एक साथ रहते हो, एक साथ फंक्शन करते हो, एक दूसरे के साथ जो ऑनगोइंग ज़िंदगी है उसमें कोऑपरेटिव यूनिट की तरह रहते हो, इकोनॉमी के लिए भी और दूसरे पर्पसेस के लिए भी। तो ये फैमिली कहलाती है। अब इसके कुछ पैटर्न्स हैं, तो वो पैटर्न्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन है कंसेंगुइन फैमिली। अच्छा स्टूडेंट्स, कंसेंगुइन फैमिली जो है, कंसेंगुइन कहते हैं हम आहंगी को। तो यहाँ पे कंसेंगुइन का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल रिलेटिव्स। बायोलॉजिकल रिलेटिव्स मीन्स के कंसेंगुइन फैमिली उस फैमिली को कहा जाता है कि जिनकी ख़ानदान जो है वो सेम हो, हैविंग सेम एंसेस्ट्री, और उनकी जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन हो, यानी वो एक दूसरे के साथ बायोलॉजिकली रिलेटेड हो। जैसा कि मदर और चिल्ड्रंस हो गए, ब्रदर और सिस्टर हो गए, अंकल्स एंड नेफ्यूज़ हो गए, तो ये कहलाती है कंसेंगुइन फैमिली। इसके अलावा इसके कंट्रास्ट में है कंजूगल फैमिली। कंजूगल फैमिली क्या होती है? कंजूगल कहते हैं अज़दवाजी को। अज़दवाजी जो फैमिली होती है उसको कहते हैं कंजूगल फैमिली। अज़दवाजी फैमिली मीन्स के एक ऐसी फैमिली जो कि एक मैरिज कपल के दरमियान की जो रिलेशनशिप है, एक मैरिज के थ्रू जो मैरिज रिलेशनशिप के थ्रू जो फैमिली बनी है, एक हस्बैंड और वाइफ की जो फैमिली बनी है मैरिज के थ्रू, तो वो कहलाती है कंजूगल फैमिली, ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स बाय मैरिज। तो ये बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, इनसे एमसीक्यूज बन सकती है। कंसेंगुइन फैमिली जो है वो कौन से फैमिली है? तो बायोलॉजिकल रिलेटिव्स है, जिसमें ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, चिल्ड्रन, अंकल, नेफ्यूज़ वगैरह आते हैं। और जो कंजूगल फैमिली है वो हस्बैंड और वाइफ उसके एग्जाम्पल है। पैट्रिलोकल फैमिली। अब ये कौन सा पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फैमिली का? तो लिखा है पैट्रिलोकल फैमिली। तो स्टूडेंट्स, पैट्रिलोकल फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें जो मैरिड कपल्स होते हैं वो जब सेटल हो जाते हैं अपने हस्बैंड के हाउस में, यानी एक मैरिज कपल जो है, एक दो बंदों की शादी हो गई और शादी के बाद जब वो हस्बैंड के घर में वो सेटल हो जाते हैं, हस्बैंड के कम्युनिटी में सेटल हो जाते हैं, तो वो पैट्रिलोकल फैमिली कहलाती है। और मैट्रिलोकल फैमिली इसके कंट्रास्ट में एक ऐसी फैमिली होती है कि जिसमें शादी के बाद जो कपल्स हैं वो वाइफ के घर में सेटल होते हैं, वाइफ के कम्युनिटी में सेटल होते हैं, तो वो मैट्रिलोकल फैमिली कहलाती हैं। और नियोलोकल फैमिली जो है वो एक ऐसी फैमिली होती है, नियोलोकल फैमिली, कि जिसमें कपल्स जो है शादी के बाद मूव अवे कर जाते हैं और अपने लिए अपने घर बना देते हैं। अपने फैमिलीज़ के साथ वो नहीं रहते, ना तो वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहते हैं, ना तो वो वाइफ की फैमिली के साथ रहते हैं, अपने लिए अलग घर बना देते हैं। और वो कपल्स जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी हो जाते हैं। और ये जो नियोलोकल फैमिली है, नियोलोकल फैमिली जिसमें हस्बैंड और वाइफ जो है वो अपने लिए अलग घर बना देते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते, तो ये ख़ास करके नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा वहाँ के कपल्स में कॉमन है, नॉर्थ अमेरिका में, कि वो इसी तरह करते हैं शादी के बाद। अब पैट्रिलोकल फैमिली के बारे में लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में कि सोसाइटी वेयर सन्स आर एक्सपेक्टेड to bring their brides to their parent house and daughters are expected to go their husband's household। यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो बेटे होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी दुल्हन लेके अपने पेरेंट्स के घर आ जाए, और जो डाटर्स है उनसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपने हस्बैंड्स के घर चले जाए, जब उनकी शादी हो तो हस्बैंड के घर चले जाए। तो ऐसी जो फैमिली होती है तो वो कहलाती है पैट्रिलोकल फैमिली। और जो मैट्रिलोकल फैमिली है उसके बारे में लिखा है कि सोसाइटी वेयर डॉटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन देयर पेरेंट्स हाउस होल्ड एंड द सन मूव विद देयर वाइफ्स, कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा रिवाज कि जिस पे डॉटर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, बेटियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने घर में रहे और उनका जो हस्बैंड है वो उनके साथ उनके घर में आके रहे, और जो बेटे होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी जब शादी हो तो वो घर छोड़ के चले जाए, अपने वाइफ के घर चले जाए। तो ऐसे जो कम्युनिटीज़, यानी अपने वाइफ की कम्युनिटी में वो अब बात हो जाए, तो ऐसे जो फैमिलीज़ होते हैं वो मैट्रिलोकल फैमिलीज़ कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पैट्रिलोकल फैमिली है तो ये हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फैमिली है वो पैट्रिलोकल होते हैं, यानी हस्बैंड के घर जाना पड़ता है, और जो डॉटर्स होते हैं तो उनको अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ता है, और जो बेटे होते हैं तो उनको अपनी दुल्हन लेके
अपने पेरेंट्स के घर आनी पड़ती है, अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता। पेट्रीलोकल फैमिली का निज़ाम है पाकिस्तान में। और जो मेट्रीलोकल फैमिली है ये बहुत ज़्यादा कामन है फ़िलीपींस में उस फ़िलीपींस के कुछ लोग जो है वो मेट्रीलोकल होते हैं, और इंडोनेशिया में भी ये कामन है। इंडोनेशिया के लोग जो है वो मेट्रीलोकल फैमिली रखते हैं। इसके अलावा ये न्यू लोकल फैमिली का मैंने आप लोगों को बताया कि जो नॉर्थर्न अमेरिका के जो कपल्स होते हैं वो अक्सर न्यू लोकल फैमिली वाले होते हैं। देखिए लिखा है, सोसाइटी वियर न्यूली मैरिड कपल सेट अप सेपरेट रेजिडेंसेज इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर स्पाउसेस पेरेंट। अब देखें कि ना तो वाइफ के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ना तो हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अपने लिए जो है वो अलग वो रेजिस्टेंस रिहाइश गाह बना देते हैं। अच्छा, पेट्रीलीनियल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है फैमिली की, वो कैसी पैटर्न होती है? ए पैटर्न ऑफ डिसेंट वेयर द चिल्ड्रन आर बिलोंग टू द किन ग्रुप ऑफ देयर फादर। यानी पेट्रीलीनियल, अब देखिए स्टूडेंट्स के पेट्रीलीनियल जो पैटर्न है उसमें बच्चे ऐसे होते हैं, जो नस्ल होती हैं उनकी, तो वो ऐसी होती है कि अपने जो फादर है उनके जो खूनी रिश्ते हैं, फादर के खूनी रिश्ते से ज़्यादा उनका ताल्लुक़ होता है, यानी फादर के फैमिली से ज़्यादा उनका ताल्लुक़ होता है। ऑफन फाउंड इन पेट्रीलोकल सोसाइटी। ज़ाहिर सी बात है कि अगर सोसाइटी पेट्रीलोकल है जिसमें शादी के बाद दुल्हन को लेके अपने माँ बाप के घर ले जाया जाता है और वहाँ पे ही वो सेटल हो जाते हैं माँ बाप की कम्युनिटी में, यानी हस्बैंड की कम्युनिटी में अगर सेटल होना पड़ता है, तो उस कम्युनिटी में जब बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे भी जो है हस्बैंड जो है फादर जो है उसके फैमिली के लोगों के से ज़्यादा रिलेटेड होंगे एज़ कम्पेयर टू मदर फैमिली। तो वो जो पैटर्न होती है जिसमें बच्चे अपने फादर के फैमिली से ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं, उनके जैसे होते हैं, तो वो पेट्रीलीनियल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली कहलाती हैं। मेट्रीलीनियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली कौन सी है? ए पैटर्न ऑफ डिसेंट वियर द चिल्ड्रंस बिलोंग टू द किन ग्रुप ऑफ देयर मदर्स ऑफन फाउंड इन मेट्रीलोकल सोसाइटीज़। यानी ये एक ऐसी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फैमिलीज़ की कि जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर के जो रिश्तेदार होते हैं उनके ज़्यादा जैसे होते हैं, और ये ज़्यादातर मेट्रीलोकल सोसाइटीज़ में पाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि अगर शादी के बाद एक हस्बैंड अपने वाइफ के घर में रहता है और वहाँ की सोसाइटी में वो सेटल हो जाता है, तो फिर उसके बच्चे भी ज़्यादातर जो है वो अपने अम्मी के जो रिश्तेदार होते हैं तो उनके साथ ज़्यादातर उनकी रिलेशन होती है। तो ये मेट्रीलोकल जो सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामन है। बाइलेटरल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? ए पैटर्न ऑफ डिसेंट्स वेयर द चिल्ड्रन आर इक्वली रिलेटेड टू बोथ देयर मदर्स एंड फादर्स फैमिलीज ऑफन फाउंड इन न्यू लोकल सोसाइटीज़। बाइलेटरल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी फैमिली होती है कि जिसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर के फैमिली और फादर के फैमिली से इक्वली रिलेटेड होते हैं, इक्वली, और ये ज़्यादातर न्यू लोकल सोसाइटीज़ में होता है, उन सोसाइटीज़ में जिनमें कपल्स जो है वो शादी के बाद अपने लिए अलग वो घर बना देते हैं। तो अलग जब घर बना देते हैं, अलग रहते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ना तो ज़्यादा फादर के वो फैमिली के साथ रिलेटेड होते हैं, ना तो ज़्यादा मदर के फैमिली के साथ रिलेटेड होते हैं, दोनों के साथ एक जैसे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा है पेट्रीआर्कल फैमिली। पेट्रीआर्कल फैमिली कैसी फैमिली होती है? एक ऐसी फैमिली कि जिसमें फ़ादर डोमिनेंट हो, सारे हुक्म जो है वो फादर के चलते हो, फादर डोमिनेंट फैमिली जो होते हैं
वो कहलाते हैं पेट्रीआर्कल फैमिली, ए फॉर्म ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इन विच द फादर इज डोमिनेंट। तो स्टूडेंट्स, पेट्रीआर्कल कंट्रीज़, हमारे पाकिस्तान की जो कंट्रीज़ है ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो है वो पेट्रीआर्कल होते हैं और पेट्रीलिनियल होते हैं। पेट्रीलिनियल मीन्स कि उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर फादर की फैमिली के साथ रिलेटेड होते हैं और वो फैमिली भी जो है उसमें डोमिनेंट जो है वो फादर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो है वो ट्रेडिशनली सकाफ़ती तौर पर पेट्रीआर्कल और पेट्रीलिनियल फैमिलीज़ होते हैं। और ये पेट्रीआर्कल कंट्री जो है पाकिस्तान के अलावा जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है तो वहाँ पे भी ये कॉमन है कि वहाँ पे भी मेल डोमिनेंट वो होता है, मेंबर होता है फैमिली का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें रोल्स अडॉप्टेड बाय फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स के कौन कौन से रोल्स होते हैं? तो लिखा है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फैमिली कैन वेरी बट द मोस्ट कॉमन इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेम्बर्स। कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है फैमिली की तो वो मुख्तलिफ होती हैं, हर फैमिली की अलग अलग होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन वन है, जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अ फादर, ए मदर, ए चाइल्ड आर चिल्ड्रन। यानी जिसमें बाप हो, माँ हो और बच्चे हो, एक बच्चा हो या बहुत से बच्चे हो, तो ये जो है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है फैमिली की, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। द फादर ऑफ द फैमिली इज हिस्टोरिकली द breadwinner and his main responsibility is to go out to work earning the money to feed, clothe and house the family। कि ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो जो फादर होता है फैमिली में जो फादर होता है वो ब्रेड विनर होता है। ब्रेड विनर मीन्स के वो कमाने वाला होता है, अर्नर होता है, सैलरी मैन जो होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बाहर जाए, काम करे और कमाई करे, घर वालों को फीड करे, उनको क्लोथिंग उनकी करे और उनको हाउस जो है वो दे। The mother is the manager of the house and historically the person who stayed at home to look after the children until they reach school age and also the person responsible for the upkeep of the place of residence. This upkeep include washing, cleaning and feeding the family. जो मदर होती हैं वो हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो वो हाउस की एक मैनेजर होती हैं। वो पर्सन के जो घर में रहती है, बच्चों का ख्याल करती है, उनका ख्याल रखती हैं कि अनटिल वो स्कूल एज तक ना पहुंच जाए। स्कूल एज तक पहुंचने तक तो वो बिल्कुल जो है कम्प्लीटली उनका ख्याल करती है। स्कूल एज के बाद अपने थोड़े थोड़े से कुछ काम जो है वो बच्चे खुद कर लेते हैं। एंड आल्सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर, और वो एक ऐसी पर्सन होती है जो मदर होती हैं कि वो ये जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस उनका होता है तो उनको अपकीप करती है, उसकी देखभाल करती है, अपने घर की देखभाल करती हैं और उस देखभाल के अंदर वो वॉशिंग करती है, क्लीनिंग करती हैं और फैमिली को फीडिंग करती है, उनके लिए खाना वगैरह बनाती हैं। गर्ल्स हेल्प द मदर इन डूइंग द हाउस होल्ड वर्क while the boys are usually assigned the heavy work in the house। अब देखिए जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो बेटियां होती हैं तो वो अपनी अम्मी की मदद करती है घर के काम करने में, और जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, तो वो उनको घर के हैवी काम जो है वो दिए जाते हैं। असल में उनको जो है इस तरह कोई हैवी काम नहीं दिए जाते, क्योंकि वो जो हैवी काम उनका अगर निकल भी आता है तो वो किसी महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा या 3 हफ्तों में एक दफ़ा निकल आता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो बेटियों का ही होता है कि वो हमेशा जो है उनका जो काम है वो चलता रहता है घर के अंदर, तो वो अपनी अम्मी का जो है वो अम्मी के साथ मिल के काम करती हैं। दिस इज़ द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फैमिली। अब ये जो हमने पढ़ा फैमिली के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि सकाफ़ती हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यही तरतीब होती है घरों के अंदर। बट देयर आर मैनी वेरिएंट्स ऑफ दिस नाउ दैट मोर वुमेन आर गोइंग आउट टू वर्क एंड सम मेन आर स्टेइंग एट होम। अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आ चुके हैं कि अभी तो ज़्यादातर जो है वो वुमेन काम करती है, काम के लिए जाती हैं, और जो मेन होते हैं तो वो घर में रहते हैं, स्टे भी करते हैं। इन सम फैमिलीज बोथ पेरेंट्स वर्क एंड दे एम्प्लॉय पीपल टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन इन देयर हाउस। और कुछ फैमिलीज़ में इस तरह भी होता है कि बोथ पेरेंट्स जो है वो दोनों काम करते हैं और
वो अपने घर में कोई सर्वेंट्स वगैरह रख लेते हैं, किसी को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो उनके बच्चों का ख्याल रखे और उनके घर का भी ख्याल रखे। फैमिली चैलेंजेस, फैमिली के लिए चैलेंजेस क्या क्या होती हैं? तो लिखा है सम कॉमन चैलेंजेस फॉर फैमिलीज इंक्लूड मूविंग हाउस, सेपरेशन और डाइवोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स के चैलेंजेस जो होते हैं फैमिली के लिए, वो चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? अगर वो घर बदल रहे हो तो वो एक चैलेंज है उनके लिए, अगर सेपरेशन हो रही हो, डाइवोर्स हो रही हो तो वो एक चैलेंज है, पेरेंटिंग इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो चैलेंजेस है, अगर स्कूल का वर्क या फिर उनके लिए स्कूल वर्क का प्रेशर हो या वर्क प्लेस का कोई प्रेशर हो या घर के अंदर कोई प्रेशर हो तो वो भी उसके लिए जो है चैलेंजिंग है। अगर बच्चे का कोई वर्क या स्कूल का मसला हो, स्कूल का प्रेशर बच्चे पे हो तो वो भी फैमिली के लिए चैलेंजिंग है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो भी एक चैलेंज है। इलनेस और डिसेबिलिटी ऑफ ए फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर की अगर कोई इलनेस है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई माजूरी वगैरह है तो ये भी एक चैलेंज है। अगर फैमिली मेम्बर में से किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो ये भी एक चैलेंज है। सब्सटेंस अब्यूज़ अगर कोई करे फैमिली में तो ये भी एक चैलेंज है। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, घर के अंदर जो घरेलू तशद्दुद होती है कि उसमें कोई एक बंदा जो है, कोई एक मेंबर जो होता है फैमिली का, वो दूसरे पे अपना पावर डालना चाहता है तो इसकी वजह से बहुत सारे वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस पैदा होते हैं, तो ये भी चैलेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये चैलेंजेस याद रखने हैं। मे भी इनमें से कोई चैलेंजेस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में। टिप्स इन डीलिंग विद फैमिली चैलेंजेस, अब कुछ टिप्स है कि जिनके थ्रू हम डील करते हैं उन चैलेंजेस के साथ, उन चैलेंजेस के साथ हम कॉप कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं? ऑल फैमिलीज फेस चैलेंजेस, दुनिया में कोई भी फैमिली इस तरह नहीं होगा कि उसके सामने कोई चैलेंजेस जो है वो नहीं आई होंगी। हर एक फैमिली के सामने चैलेंजेस होती हैं, किसी ना किसी किस्म की चैलेंजेस होती हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ हाउ योर फैमिली रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। अहम क्या है? अहम ये है कि आपकी फैमिली जो है वो किस तरह रिस्पॉन्स करती है उन चैलेंजेस को। यह अहम नहीं है कि आपके सामने चैलेंजेस आ रही है, चैलेंजेस हर एक फैमिली के सामने आती हैं। अहम ये है कि आपका फैमिली किस तरीके से उन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टिप्स फॉर डीलिंग विद फैमिली चैलेंजेस, कुछ टिप्स दिए गए हैं कि जिनके थ्रू डील किया जा सकता है उन चैलेंजेस के साथ। वो कौन से हैं? टेक द फैमिली चैलेंज पॉजिटिवली, अब सबसे पहले तो चैलेंज को पॉजिटिव लेना मीन्स कि आप ये समझें कि हर एक फैमिली के सामने चैलेंजेस आती हैं, तो ये मेरे फैमिली के सामने भी आया हुआ है। डू नॉट रिजेक्ट अदर ओपिनियंस, दूसरों के फैमिली मेम्बर्स के ओपिनियंस को रिजेक्ट ना करें, सबके ओपिनियंस को कंसीडर करें। बैलेंस योर एक्टिविटीज़ इन लाइफ में अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस में रखें, बहुत ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ना होने दे। वर्क आप इतना ना करें कि आप फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ इंजॉय करना, इवेंट्स के जो है इवेंट्स पे जाना वगैरह जो होते हैं उनसे आप महरूम हो जाए, तो इस तरह नहीं करना है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देनी है, किसी बात को ज़्यादा जो है वो बढ़ाना नहीं है। डू नॉट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्राम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने फैमिली के किसी मसले को लेके हेल्प लेना, उनसे बात करना, तो इसके लिए हेजिटेट ना करें क्योंकि उनकी भी फैमिली में मसले आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में जो मसला आया है आपके फ्रेंड की फैमिली में पहले आया हो और उन्होंने कोई अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजी की हो जो आपको भी बता दे और आप अपना ले, तो आप भी जो है उसके साथ सही तरीके से कोप कर सको। इमीडिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम बनी तो उसको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। वेज टू इंश्योर ए पीसफुल एंड हैप्पी फैमिली लाइफ, कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिनके थ्रू यकीनी बनाया जा सकता है। यकीनी बनाया मीन्स कि एक हैप्पी और पीसफुल फैमिली जो है वो उनके साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारा जा सकता है एक हैप्पी और पीसफुल फैमिली के साथ। वो कौन से तरीके हैं? फैमिली कंसीडर टू बी हैप्पी एंड हेल्थी इफ़ दे स्पेंड टाइम टुगेदर, फैमिलीज़ उस टाइम हैप्पी और हेल्थी कंसीडर होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा एक दूसरे के साथ वो ट्रस्ट शो करे, एक दूसरे की इज़्ज़त करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के लिए लव रखे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे का ख्याल रखे, अपने जो ट्रेडिशंस वगैरह है उनको इस्टेब्लिश करे, अपने ट्रेडिशंस को ना भूले, अपने रीति रिवाज जो है उनको याद रखे, लॉयल रहे एक दूसरे के साथ। लॉयल मीन्स कि वफ़ादार रहे, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहे। अनहेल्थी फैमिलीज़, वायलेंस,
नो टॉलरेंस, नो सेक्रेसी, क्लोज्ड, लिटिल केयर और होप। यानी अगर वॉयलेंस है, अगर सेक्रेसी नहीं है, यानी सेक्रेसी किसे कहते हैं, राजदारी नहीं है, एक दूसरे की प्राइवेसी का नहीं ख्याल करते, और क्लोज्ड है बहुत ज़्यादा। क्लोज्ड मीन्स के यहाँ पे क्लोज्ड इन अ सेंस के बहुत ज़्यादा जो है अपने अपने मामलात अपने तक महदूद रखते हैं, अपने बातें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। तो इस वजह से भी फैमिली जो है वो अनहेल्दी हो जाती है। अगर आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ इवेंट्स नहीं रख रहे हैं, एक घर में रहते हैं लेकिन एक मेज़ पे खाने के लिए नहीं आते, तो इस तरह फैमिली भी अनहेल्दी होते हैं। अगर टॉलरेंस ना हो सब में जो है वो बर्दाश्त की सलाहियत नहीं है, और लिटिल केयर और होप अगर हो, एक दूसरे की ख्याल सही से नहीं रखते हो और एक दूसरे से उम्मीद जो है वो भी वो कम रखते हो, तो ऐसे फैमिली अनहेल्दी फैमिलीज़ कहलाते हैं। वेज टू इंश्योर ए पीसफुल एंड हैप्पी फैमिली, ये कंटिन्यू है, लिखा है होल्ड फैमिली मीटिंग्स जो है उनको होल्ड रखना है, ज़रूर ये जो है वो करनी है। फैमिली मीटिंग्स उन डिस्कशंस को कहते हैं कि अगर कोई फैमिली में कोई इशू आ जाती है तो उस इशू के लिए वो एक साथ बैठ के सब फैमिली मेम्बर्स डिस्कशन करते हैं, या फिर वैसे ही जो है बातें करते हैं सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये कहलाती है फैमिली मीटिंग्स। तो ऐसे करने चाहिए, एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सपोर्टिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे के जो रिश्तेदार हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ख़ास करके हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ की जो फैमिली होती है, तो उसमें एक दूसरे के बिलोंगिंग्स का अगर सही तरीके से ख्याल रखा जाए तो उनमें ज़्यादातर ये झगड़े वगैरह जो है वो पैदा नहीं होती। ऑर्गेनाइजिंग फैमिली इवेंट, और फैमिली इवेंट जो है उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, उनमें जो है वो भरपूर हिस्सा लेना है ताकि एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट कर सके। फैमिली बाउंड्रीज़, अच्छा स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Family boundaries defines who's responsible for what, how parent and children interact, and how the family relates with the outside world. Family boundaries हमें ये चीज़ डिफ़ाइन करती हैं कि किसकी ज़िम्मेदारी जो है वो क्या है, कैसे पेरेंट जो है अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कैसे एक फैमिली जो है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेट करती है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ अपनी कम्युनिटी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं। फैमिली बाउंड्रीज़ हमें ये सब कुछ बताती हैं। The 3 types of boundaries are that operate in families are followed. 3 type of boundaries होते हैं जो कि अक्सर फैमिलीज़ में रन करती हैं। वो बाउंड्रीज़ एक कहलाती है क्लियर बाउंड्रीज़, एक कहलाती है रिजिड बाउंड्रीज़, और एक कहलाती है डिफ्यूज़ बाउंड्रीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्लियर बाउंड्रीज़ हैं, ये क्लियर बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि इसमें जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के हर एक मेंबर के लिए उसके जो है ख़ास बाउंड्रीज़ जो है वो कायम करती हैं। उन्हें उनके डेवलपमेंट के साथ जो है वो चीज़ें समझाती जाती हैं कि अब डेवलपमेंटल एज इतना हुआ है, इतना तुम्हारा एज हुआ है तो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह है, अब तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हो। इस तरह क्लियर बाउंड्रीज़ उनके लिए रखे होते हैं जिनको वो अपने एज के साथ साथ अप्रोप्रिएटली यूज़ करते जाते हैं। और दूसरा जो रिजिड बाउंड्रीज़ है, तो इसमें ऐसे काइंड के बाउंड्रीज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपस में इनके इतने ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं होते। यानी अगर इनकी कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो या इनकी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो तब ये नहीं कर पाते इन रिजिड बाउंड्रीज़ की वजह से। थोड़े सख्त किस्म के बाउंड्रीज़ होते हैं, तो उन सख्त किस्म के बाउंड्रीज़ जो है उनकी वजह से ये अपने फैमिली के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। इमोशनल एक्सप्रेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और फैमिली मेम्बर्स इसमें आइसोलेटेड होते हैं, डिसएंगेज होते हैं एक दूसरे से। तो इस किस्म की बाउंड्री कहलाती है रिजिड बाउंड्री। और डिफ्यूज़ बाउंड्री जो है, डिफ्यूज़ बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती हैं कि जिसमें कोई ख़ास बाउंड्री ही नहीं होती, सारी बाउंड्रीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होती हैं। यानी उनका पता ही नहीं चलता कि किस एज में कौन सी जो है वो काम करने हैं, कौन सा एज जो है वो किस काम के लिए अप्रोप्रिएट है। इस तरह उनको कोई ख़ास सीक्वेंस, कोई ख़ास तरतीब, कोई ख़ास बाउंड्रीज़ उनके लिए नहीं बने होते हैं। इसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, तो फिर वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ओवर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उनके पेरेंट्स के हर एक काम का उन बच्चों को पता होता है। तो इस किस्म की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो कहलाती हैं डिफ्यूज़ बाउंड्रीज़।
तो लिखा हुआ है क्लियर बाउंड्रीज, इन दिस टाइप ऑफ बाउंड्रीज पेरेंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डेवलप एज अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। देखिए कि ये ऐसी बाउंड्रीज होती है कि जिसमें माँ बाप जो है ना बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, वो अपने बच्चों के एज को देखते हुए उनके लिए अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज जो है वो डेवलप करते जाते हैं उनके एज के साथ साथ। रिजिड बाउंड्रीज के बारे में लिखा है इन दिस काइंड ऑफ बाउंड्रीज देयर इज़ लिटिल रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी ऑफ द पीपल इन दम, कि इसमें इंडिविजुअलिटी का कोई ख्याल नहीं होता, इंडिविजुअल मेंबर्स की कोई इतनी जो है वो हैसियत उसमें नहीं होती, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं होता, हर एक की बातें जो है वो नहीं सुनी जाती, ना ही उनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो देखा जाता है, ना तो उनका इस तरह सुना जाता है। तमाम फैमिली मेम्बर जो है वो आइसोलेटेड होते हैं और एक दूसरे से डिसएंगेज्ड होते हैं। जो डिफ्यूज बाउंड्रीज हैं, in these kind of boundaries parents act like their children friends and children run the risk of becoming too involved with their parents, कि इसमें बच्चे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बिल्कुल फ्रेंड बन जाते हैं, जस्ट लाइक फ्रेंड। तो फिर क्या होता है, ये बच्चे इस रिस्क पे चले जाते हैं कि माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, माँ बाप के हर एक काम का उनको पता होता है, उनकी कोई भी ख़ास जो है वो एज अप्रोप्रिएट बाउंड्री नहीं होती, तो ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, कभी कभार ऐसे कंट्रीज़, ऐसे कल्चर्स, ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जिनमें क्लियर बाउंड्रीज़ जो है वो ज़्यादा जो है काम वाली होती है, अच्छी वाली होती है। किसी ट्रेडिशन के लिए, किसी कल्चर के लिए, किसी कंट्री के लिए रिजिड बाउंड्रीज़ जो है वो ठीक होते हैं, और किसी कल्चर, किसी ट्रेडिशन, किसी कंट्री के लिए डिफ्यूज़ बाउंड्रीज़ ठीक होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर देखा जाए तो जो क्लियर बाउंड्रीज़ है ये बहुत अच्छा होता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली भी ना हो, और उनको बाउंड्रीज़ जो है उनके एज के अप्रोप्रिएटली उनको बताए जाए और वो उस बेसिस पे चलते जाए, तो फिर ये बच्चे जो है वो हर लिहाज से बेहतर बच्चे बनेंगे। और जो रिजिड बाउंड्री है तो वो भी बाज़ कल्चर के लिए ठीक होगी, लेकिन रिजिड बाउंड्रीज़ में कुछ फैमिलीज़ में इस तरह होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि रिजिड बाउंड्रीज़ उनके होते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो सकते हैं ऐसे। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में इस तरह होता है, कुछ बच्चों में इस तरह होता है कि वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो ज़ाहिर नहीं कर पाते, अपनी बातें नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इस तरह वो आइसोलेशन का शिकार होते हैं और वो मेंटल प्रॉब्लम्स का भी शिकार होते हैं। वो अपने लिए कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे वो हरकत कर बैठते हैं अपनी लाइफ में जिसके उनके पूरे लाइफ के लिए कंसिक्वेंसेस जो है उनके लिए बेहतर नहीं होते। तो इसीलिए रिजिड बाउंड्रीज़ जो है वो कभी कभार जो है वो सही नहीं होती, और डिफ्यूज़ बाउंड्रीज़ जो है ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब डिफ्यूज़ बाउंड्रीज़ रखी जाती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर उन बच्चों को अगर वो कोई गलत काम करे, कोई जो है वो अनप्लीजेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर वो माँ बाप अगर उनको रोके तो वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनका कोई भी जो है वो डर नहीं होगा माँ बाप का, वो रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे ऐसे बच्चे। तो इसीलिए डिफ्यूज़ बाउंड्री भी अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे दोबारा इनकी कुछ डिफिनीशंस लिखे गए हैं कि क्लियर बाउंड्री जिसमें विद क्लियरिटी एंड नेगोशिएबल अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन फैमिली गोज़ थ्रू पीरियड्स ऑफ चेंज, यानी उसमें क्लियरिटी होती है, निगोशिएबल होते हैं, बातचीत आसानी से कर लेते हैं, और अगर कोई पीरियड्स ऑफ चेंज आ जाते हैं फैमिली में, यानी कोई इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आसानी से जो है अपनी बात कर सकते हैं क्लियर बाउंड्रीज़ में। रिजिड में नॉट ओपन टू निगोशिएशन, उसमें आपस में ओपनली बातचीत नहीं होती, रिजिडिटी होती है, यानी एक दूसरे से वो डिसएंगेज्ड होते हैं। और डिफ्यूज़ में लैक ऑफ क्लियरिटी, इसमें क्लियरिटी नहीं होती, इंट्रूजन्स बाय वन सब सिस्टम टू अनदर, यानी उसमें दखलंदाजी होती है। इंट्रूजन्स कहते हैं दखलंदाजी को, कि एक सिस्टम जो है वो दूसरे में और दूसरा तीसरे में, कि किसी भी एज से एज अप्रोप्रिएट सिस्टम, एज अप्रोप्रिएट वर्क, उसका कोई लिहाज ही नहीं होता। वो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ, और वो किसी चीज़ का भी जो है वो लिहाज नहीं करते, यानी उनको ख़ुद को किसी चीज़ का क्लियरिटी उनको नहीं होती कि किस टाइम क्या करना है, किस टाइम कौन सी बात बोलनी है। इस तरह वो हर एक चीज़ को एक दूसरे के साथ मुदाखलत करते हैं हर एक चीज़ में। फैमिली पावर मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल, पावर किसे कहते हैं, वो कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है तो वो पावर कहलाती है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मनी, एजुकेशन, फैमिली नीड्स,
इन ए फैमिली इज़ नोन एज फैमिली पावर। यानी एक फैमिली के अंदर जो रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल होता है, एजुकेशन के ऊपर, फैमिली के नीड्स के ऊपर, मनी के ऊपर, तो वो फैमिली पावर कहलाती है। फैमिली पावर स्ट्रक्चर प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन फैमिली हेल्थ फंक्शनिंग। अब फैमिली पावर की स्ट्रक्चर के फैमिली में पावर जो है वो कौन सा पेरेंट जो है वो पेरेंट्स के पास पावर है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पावर है, किस किस्म की फैमिली है उसमें पावर किसके पास है, तो इसका एक क्रिटिकल रोल होता है फैमिली के हेल्थ फंक्शनिंग में। इन मोस्ट फैमिलीज पेरेंट्स कंट्रोल दिस रिसोर्सेज, और मोस्ट फैमिलीज़ में पेरेंट जो होते हैं वो फैमिली पावर होते हैं, इन रिसोर्सेज को वही कंट्रोल करते हैं। फैमिली डिसीजन मेकिंग, FDM जिसे कहा जाता है, फैमिली डिसीजन मेकिंग। फैमिली ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज ए जेनेरिक टर्म दैट include a number of approaches in which family members are brought together to make decisions about how to care for their children and develop a plan for services. फैमिली ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक जेनेरिक टर्म है, एक जो है वो जनरल टर्म है, एक ख़ास टर्म है कि जिसमें अप्रोचेस जो है वो इंक्लूड है कि नंबर ऑफ़ अप्रोचेस के जिनके थ्रू फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और डिसीजन बनाते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को केयर देना है, किस तरीके से सर्विसेज उनके लिए प्लान करनी है, सर्विसेज डेवलप करने हैं, तो ये सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान करते हैं। हर्ब्स कैटेगराइज द FDM स्ट्रक्चर इनटू 4 टाइप्स। हर्ब्स जो कि एक नोवेलिस्ट थी, एक खातून थी, बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखा करती थी और बहुत ज़्यादा इस तरह के लिटरेचर्स वो लिखा करती थी, तो उनका कहना था कि ये जो फैमिली डिसीजन मेकिंग है इसके जो स्ट्रक्चर है उसके 4 टाइप्स हैं। वाइफ डोमिनेंट, हस्बैंड डोमिनेंट, ऑटोनोमिक और सिंक्रेटिक। वाइफ डोमिनेंट ज़ाहिर सी बात है कि जिसमें मदर जो है वो डोमिनेंट हो, हर फैसले जो है वाइफ करती हो। हस्बैंड डोमिनेंट जिसमें हस्बैंड डोमिनेंट हो। ऑटोनोमिक डिसीजन जो है वो इज़ व्हेन एन इक्वल नंबर ऑफ डिसीजन आर मेड बाय ईच स्पाउस। दोनों पार्टनर्स जो है वो अगर इक्वली डिसीजन, कुछ डिसीजन जो है वो हस्बैंड के माने जाए, कुछ डिसीजन जो है वो वाइफ के माने जाए, तो वो ऑटोनोमिक डिसीजन मेकिंग कहलाती है। और सिंक्रेटिक किसे कहते हैं स्टूडेंट? सिंक्रेटिक कहते हैं कंबाइंड को, यानी अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के जॉइंटली अगर एक भी फैसला करे तो वो मिल के करे, कोई एक फैसला हो वो भी वो मिल के करे, एक दूसरे के ख्यालात को जोड़ के करे, तो वो कहलाती है सिंक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। इज़ व्हेन मोस्ट डिसीजंस आर मेड जॉइंटली बाय हस्बैंड एंड वाइफ। जॉइंटली दोनों के ख्याल जो है वो मिक्स करके डिसीजन बनाया जाए तो फिर वो कहलाती है सिंक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। फैमिली स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस इन स्टेट ऑफ फैमिली सिस्टम, यानी फैमिली सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो फैमिली स्ट्रेस कहलाती है। रियल आर इमेजिन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड ऑफ द फैमिली एंड द फैमिलीज एबिलिटी टू मीट दोज डिमांड। रियल में या फिर इमेजिन किए जाए कुछ इम्बैलेंसेस, फैमिली के कुछ डिमांड्स है और उसमें जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी एबिलिटी है उन डिमांड्स को पूरा करने में, उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाए कि फैमिली की डिमांड्स आ रही है और मेम्बर्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं रियल में या इमेजिनली, तो वो कहलाती हैं फैमिली स्ट्रेस। A stressor is a life event or transition that happens in the family. स्ट्रेसर जो है वो कोई भी इवेंट हो सकती है, कोई भी ट्रांजिशन यानी कोई भी चेंज हो सकती है एक फैमिली के अंदर, तो वो स्ट्रेसर कहलाती हैं। It can be either positive or negative and can cause a change in family coping pattern. ये स्ट्रेसर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्ट्रेसर इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वजह से फैमिली के कोपिंग पैटर्न में चेंजेस आती हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेसर कुड बी एन इवेंट लाइक द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ड्राउट, डेथ और डाइवोर्स। अब देखिए स्ट्रेस के जो एग्जाम्पल है स्ट्रेसर की, तो उसमें चाइल्ड की बर्थ जो है वो एक स्ट्रेसर है, पॉजिटिव भी है ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इन सेंस के ज़ाहिर सी बात है बच्चा पैदा होता है तो कितनी खुशी की बात होती है, वो एक जो है हर माँ बाप के लिए बच्चे जो है वो एक वो नेमत होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर वो ये खुशी की बात होती है, पॉजिटिव स्ट्रेसर है। लेकिन चेंजेस आते हैं, चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि वो उसका ख्याल करते हैं, अब उनका एक मेंबर जो है वो ज़्यादा हो गया है, अब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं, तो इस तरह के चेंजेस। लेकिन कभी कभी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड जो है नेगेटिव स्ट्रेसर भी हो सकती हैं। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इलिटरेट फैमिली है और उसमें जो बाप है वो चाहता है कि बेटा पैदा हो और खुदा न खास्ता अगर
वो ऐसा चाहता हो और बेटी जो है वो पैदा हो गई, वो बेटा चाहता हो बेटी पैदा हो गई, तो ऐसे फैमिलीज़ है कि वो क्या करते हैं, वो उस मदर जो है बेचारी उसको वो डाइवोर्स दे देते हैं कि उसने बेटी पैदा की, और फिर जो है कभी कभार उनका कत्ल भी करते हैं। ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। तो इसीलिए में भी नेगेटिव स्ट्रेसर भी हो सकती हैं। ड्रॉट हो गया, यानी अगर कोई जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर आ गई है जिसकी वजह से क्रॉप डैमेज हो गए, कम्युनिटी को नुकसान हुआ इसका, तो ये भी एक स्ट्रेसर है। डेथ जो है वो एक स्ट्रेसर है, डाइवोर्स एक स्ट्रेसर है। Other stressor could be a hardship such as increased medical expenses because of chronically ill child or normal change in a family member development such as family member becoming a teen or turning। यानी स्ट्रेसर के अलावा हार्डशिप भी हो सकते हैं कि अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चा क्रोनिकली इल है, या नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स की डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे थे अभी टीनेजर बन गए हैं, एडल्ट बन गए हैं, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मज़ीद बढ़ जाती है, उनका ख़र्चा, उनका जो है वो मज़ीद जो है हर एक चीज़ वो बढ़ जाती है, डिमांड। तो ये भी स्ट्रेसर्स होते हैं। स्ट्रेसेस आउटसाइड फैमिली भी स्ट्रेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि वर्क प्लेस की स्ट्रेस हो गई, अपने जॉब को पसंद नहीं करना, जॉब के साथ ना खुश होना, अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क लोड है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये भी स्ट्रेसर है। अगर वर्किंग हावर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अगर डेंजरस कंडीशंस के अंडर वर्क करनी है, अगर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस, हैरेसमेंट्स फेस कर रहे हो वर्क प्लेस में, फ़िज़िकल एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, ट्रॉमा का डर है, वार है, कोई जंग हो रही है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गए, पुअरिटी हो गई, तो ये सारे स्ट्रेसर्स आउटसाइड द फैमिली स्ट्रेसर्स कहलाती हैं। Family coping mechanism, developing a skill to respond to crisis that occurs over time and how families accomplish it is called family coping। कि कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करना जो कि क्राइसिस के वक्त रिस्पॉन्ड करें और उनको ओवर टाइम जो है वो सही तरीके से डेवलप करके रखना, और फिर अगर आ जाए कोई ऐसी प्रॉब्लम तो उसको किस तरीके से फैमिली जो है अकम्प्लिश करती है, तो ये कहलाती है फैमिली की कोपिंग मैकेनिज़्म। इट इज़ ऑफन द स्ट्रेंथ ऑफ फैमिली। ये कोपिंग मैकेनिज्म जो है ये उस फैमिली की ताकत होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। कोपिंग इज़ व्हाट वन डज विद रिसोर्सेज बोथ फ्रॉम इनसाइड द फैमिली एंड थ्रू आउट द कम्युनिटी। यानी कोपिंग जो है कोपिंग इज़ व्हाट वन डज विद रिसोर्सेज, फैमिली के इनसाइड कौन कौन से रिसोर्सेज है, उनके साथ बंदा क्या करता है, किस तरीके से मैनेज करता है, और थ्रू आउट द कम्युनिटी वो किस तरीके से उन रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो ये कोपिंग होती है। It is the action the family takes to remove the stressor, live with the hardship or develop new resources in response to crisis। यानी कोपिंग मैकेनिज्म जो है फैमिली की, वो उस फैमिली के एक्शंस होते हैं जो कि वो स्ट्रेसर को रिमूव करने के लिए लेते हैं, हार्डशिप के साथ साथ वो लीव करने के लिए, हार्डशिप के होते हुए ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कुछ जो है वो एक्शंस लेते हैं, या फिर न्यू रिसोर्सेज, क्राइसिस आ गई और क्राइसिस को मैनेज करने के लिए न्यू रिसोर्सेज वो डेवलप करते हैं और न्यू रिसोर्सेज डेवलप करके वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सब जो है उनके ये जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब इनके फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म कहलाती हैं। कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ फैमिली फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स के ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स के फैमिली फंक्शंस को जो मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, तो फैमिली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से कोपिंग मैकेनिज्म्स किए जा सकते हैं, तो वो है कि दे डू थिंग्स एज ए फैमिली सपोर्ट। यानी वो अपने फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं, एक दूसरे के फैमिली के हिसाब से वो आगे जो है बढ़ा सकते हैं काम को। दे बिल्ड स्टीम इन ईच अदर एंड देमसेल्व्स, वो अपने आप में एक दूसरे में स्टीम्स बिल्डअप कर सकते हैं। स्टीम्स मीन्स के वो जो है ख़ुद एतमादी पैदा कर सकते हैं। दे डेवलप सोशल सपोर्ट विद इन द कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी में वो सोशल सपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल सपोर्ट वो डेवलप कर सकते हैं। दे इंजॉय द लाइफ स्टाइल दे हैव बीन चूजन एंड कैन इंड्योर द हार्डशिप ऑफ द लाइफ स्टाइल बेटर देन दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट वे ऑफ लाइफ। पॉजिटिव अप्रोच, यानी पॉजिटिव अप्रोच करनी होगी। पॉजिटिव अप्रोच वो कर सकते हैं अपने फैमिली को फंक्शनल रखने के लिए कि वो उस लाइफ स्टाइल को इंजॉय करें, कि जो लाइफ स्टाइल उन्होंने चूज़ की है उसको इंजॉय करें, और उसमें जो कुछ हार्डशिप्स वगैरह है तो उनको बर्दाश्त करना सीखें। अगर वो हार्डशिप्स को बर्दाश्त करते हैं
तो उससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेटर बन सकती हैं, बनस्बत उनके कि जो लोग अपने ज़िंदगी से, अपने करंट वे ऑफ लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो इसके बरक्स अगर मुश्किलात को बर्दाश्त करके इंजॉय किया जाए तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। दे डेवलप एंड यूज़ ए रेंज ऑफ टेंशन रिड्यूसिंग डिवाइसेस, बहुत सारे टेंशन रिड्यूसिंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं और कीपिंग देम सेल्फ इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, अपने आप को वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो एक्सेप्टेंस है, यानी एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना। कोई मुश्किल आ गई तो उसको अगर बंदा पहले एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके साथ वो कोपिंग कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो पार्ट 1 है, पार्ट ए इस यूनिट का, ये कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर के इतना काफ़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इसका पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। पार्ट 2 इससे थोड़ा शॉर्ट है, उसके साथ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है इस यूनिट में, इसके पार्ट 1 में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।